जय श्री राम सबको। आज हम न्यूटन का सेकंड लॉ विस्तार में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ को देखने के बाद, समझाने के बाद मुझे ये लगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ तो बिल्कुल आसान सा था, पिद्दी सा, उसे तो बच्चा भी कर लेगा। तो आज क्यों ना कुछ ऐसा पढ़ा जाए जिसमें अरे ये मक्खी डिस्टर्ब। तो जी हाँ भाई और बहनों, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। आज की कथा का नाम है न्यूटन बाबा का दूसरा कानून। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन बाबा के दूसरे लॉ के हिसाब से फोर्स अप्लाइड the force applied on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका यह मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उस मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां भी, ध्यान से सुनना, रेट वर्ड आ गया, जहां भी फिजिक्स में रेट या विद रिस्पेक्ट टू आ गया, समझ लो सारा खेल समय का है, सारा खेल समय का है। इसको मोमेंटम को पी से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको अपनी सुविधा के हिसाब से करिए, जिसको जैसा ठीक लगे। एम से भी, कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एम से डिनोट मत कर दीजिएगा, क्योंकि स्मॉल एम पूरी फिजिक्स में हर जगह स्मॉल एम का मतलब होता है मास। ठीक है, तो बड़े गलती से भी स्मॉल एम मत लिख दीजिएगा, क्योंकि स्मॉल एम जो मास होता है, बड़ा एम या ऑन टू बी ऑन सेफर साइड पी से डिनोट कीजिएगा, जिसका मतलब है ओ। आज डिस्टर्ब करता है। अब इतना अगर समझ में आ गया हो फोर्स को अब डिनोट कैसे करते हैं हम, ये न्यूटन जी का सेकंड लॉ है, ये उसकी थ्योरेटिकल फॉर्म है, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये है हमारा फाउंडेशन, ये हमारी बेस, जिसमें हम आगे अभी थोड़ी सी, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, एक थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे और एक चीज़ समझेंगे। तो भाई न्यूटन जी के दूसरे कानून के हिसाब से हमें ये पता चल गया कि जो फोर्स हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, जिसमें रेट का मतलब हमारा ऑब्वियसली चेंज इन टाइम, टाइम के साथ साथ जो मोमेंटम चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है भाई? अगर ये भी ना किसी को पता हो तो मैं बता दूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स बढ़ाई जाए तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटाई जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी घटेगा फोर्स के साथ साथ। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे, के कांस्टेंट ले लिया, के डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। के की वैल्यू हम जो है ना 1 मान लेंगे, ठीक है, के की वैल्यू 1 मान लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम जो बाद में था, माइनस में इनिशियल मोमेंटम। जो हमारे पास चेंज आया किसी भी चीज़ का, जैसे कैसे निकालते हैं हम, जितनी पहले थी और जितनी बाद में हुई, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम चेंज करेंगे। अगर बढ़ेगी तो हम फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, कम होती होगी तो इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देंगे, वो हमारे पास चेंज आ जाएगा। तो इन केस में हम मान के चलते हैं कि हमारी जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? उसमें हम लिखेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड में टाइम। समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ मोमेंटम में कितना बदलाव हुआ, मतलब कितनी मोमेंटम चेंज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास इंटू में वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है हमारे पास ये मास इंटू में वेलोसिटी। इसको इसमें पुट करेंगे, वेलोसिटी फाइनल इनिशियल पी फाइनल क्या होगा हमारे पास? पी फाइनल होगा हमारे पास फाइनल, फाइनल में मास तो देखो चेंज होएगा नहीं, ऐसा तो नहीं मास चेंज हो जाएगा, मास तो सेम रहेगा। तो एम वी, वी यानी फाइनल वेलोसिटी हमारी, बाद वाली वेलोसिटी, माइनस में एम यू, यू क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी, यानी हमारी जो पहले वेलोसिटी थी। अब डिवाइड में ऑब्वियसली टाइम, और ये किसके इक्वल है यहाँ पे? ये हमारे पास फोर्स के इक्वल। ओके, इसे हम लिख देंगे, अब एम कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन में डिवाइड में टाइम। अब वी माइनस यू क्या होता है? वी माइनस यू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये टाइम है यानी चेंज इन टाइम है, ये अभी बदला नहीं है कहीं भी, टाइम लिख दिया था इसलिए जो है ना डेल्टा नहीं, चेंज इन टाइम है ये, ठीक है। अब v माइनस यू क्या है? v माइनस यू क्या होता है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो ये फाइनल फॉर्मूला इसका बन जाएगा m चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड में चेंज इन टाइम। अब ध्यान से एक चीज देखना, ये कुछ फेमिलियर हो रहे हो इस चीज से, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन, यानी हमारी फोर्स जो आ गई वो हमारी माँ के इक्वल नहीं, हमारी फोर्स जो आ गई वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल आ गई। क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ जो मोशन कहते हैं हम इसे, कि इसमें हमें क्वांटिटी पता चलती है फोर्स की कितनी लगी है। और जो थर्ड लॉ होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछली वीडियो में मोदी जी ने हमें पढ़ाया था, कि थर्ड लॉ होता है वो क्वालिटेटिव लॉ होता है, यानी वो ये बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, पर वो उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ये डायरेक्शन नहीं बताता, लेकिन उसकी वैल्यू क्वांटिटेटिव ये है, क्वालिटेटिव वो है। और फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया, वो इन दोनों से टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो। अब ये तो हो गया भाई सारा किताबी ज्ञान। अब हम समझते हैं एक्चुअल में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। क्या जिंदगी में कभी आपने साइकिल चलाई है?
अगर आपने कभी ज़िंदगी में साइकिलिंग करी हो, साइकिल चलाई हो या कोई भी व्हीकल चलाया हो, किसी ने टू व्हीलर जैसे स्कूटी, बाइक वगैरह-वगैरह सब चलाते हैं, ठीक है? तो अगर आपने वो चलाया होगा, आपने नोटिस करा होगा कि जैसे-जैसे आप ज़्यादा उसमें भुर्र भुर्र करेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है तेज़ भागेगी। लेकिन अब ये लॉ कहाँ इम्प्लाई होता है? ये लॉ इम्प्लाई होता है कि नोटिस करना कभी थोड़ी देर साइकिलिंग या बाइक चलाने के बाद साइकिलिंग चलाना चाहे, थोड़ी देर करके देखना, थोड़ी देर चलाओगे आप, जैसे ही आप थोड़ी-सी उसको फ़ोर्स दोगे, उसके अंदर एक मोमेंटम बिल्डअप होता रहेगा, मोमेंटम उसका इंक्रीज़ होता रहेगा, जिससे क्या होगा, अगर आप कुछ सेकंड के लिए पेडल मारने बंद भी कर दोगे ना, तो भी वो जो है थोड़ी दूर और चल जाएगी। और वो कैसे चलेगी? वो चलेगी ऐसे कि उसमें मोमेंटम जो है इकट्ठा हो जाएगा और वो मोमेंटम जो फ़ोर्स जैसे पेडल मार रहे थे आप, जिससे फ़ोर्स बढ़ रहा था, तो आपके पेडल मारने से फ़ोर्स बिल्डअप जो फ़ोर्स उसमें आ रहा था, उससे उसका मोमेंटम बढ़ेगा और वो मोमेंटम उसके पेडल रोकने के बावजूद थोड़ी दूर तक और चलाएगा और फिर जैसे मोमेंटम खत्म होता जाएगा, उसके अपने आप जो साइकिल है वो रुक जाएगी। सेकंड एग्जांपल है हमारा वेट्स, पत्थर थ्रो करें कभी किसी ने? मतलब पत्थर फेंकना छोड़ो, कोई वेट्स उठाता हो, कोई कुछ उठाता हो, कुछ भी यार, वेट लिफ्टिंग, पत्थर फेंकना, अगर आपने नोटिस किया होगा कि वो पत्थर, अगर आप अपने शरीर से भी भारी पत्थर उठाओगे, वेट्स उठाओगे, तो क्या होगा? कभी ये एक्सरसाइज करना, ये ज़रूर करना आज याद से, एक कोई भी चीज़ उठाना, एक ईंट उठा लेना है, पत्थर उठा लेना बड़ा, अगर आप उसे उठाओगे अपने दोनों हाथों से, उसे ऊपर करना एक बार उसे नीचे करना, फिर एक बार ऊपर करना, फिर एक बार नीचे करना, अब इसे छोड़ देना, इसे ऐसे एज़ इट इज़ फेंक देना और फिर एक छोटा-सा पत्थर उठाना, उसे ऊपर करना, उसे नीचे करना, उसे ऊपर करना, उसे नीचे करना। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे, कि बे तो जो बड़े वाला पत्थर था ना, वो उसके अंदर जो मास है, उस मास की वजह से उसका एक्सेलरेशन, उसका फ़ोर्स जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। उसका फ़ोर्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और जब आप उसे ऊपर उठाओगे, तो वो ऊपर जाने को टेंड करेगा। मतलब जैसे हल्के से उठाओगे तो वो ऊपर जाने को टेंड करेगा और जब उसको नीचे लाओगे ना, तो वो एकदम से झटके से नीचे आएगा अपने मास की वजह से। जितना आप नोटिस करोगे कि जितना आप फ़ोर्स लगा रहे हो, उससे ज़्यादा मूवमेंट वो दिखाता है। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। किससे? अब एक छोटा-सा पत्थर ले लो, अब जब आपने छोटे के पत्थर को ऊपर नीचे किया, वो तो सिर्फ आपके हाथ की फोर्स के हिसाब से चलता है। वो जितना आप हाथ की फोर्स दोगे उतनी उसकी वो फोर्स लगेगी, जबकि बड़ा पत्थर ऐसा नहीं करेगा। वेट्स ज़्यादा होंगे, मास ज़्यादा होगा, तो वो अपनी मर्जी भी थोड़ी-सी करेगा। ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चला बालकों? आखिरी में एक संक्षेप ये निकला, ये 2 फॉर्मूले हमारे पास न्यूटन बाबा की बदौलत इस लेक्चर से मिले कि F इज़ इक्वल टू P/T और F इज़ इक्वल टू ma, यानी फोर्स जो है, फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। ये आपस में ये इंटरलिंक्ड है। अब तुम ये समझने में जितना टाइम लगाना है लगाओ। मैं चला, मारकर संभल के रहियो भाई, और क्लास अगली बार डिस्टर्ब करी तो उठा के तेरे को बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो जो है ना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वही जो बोलना होता है। धन्यवाद।